जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर पीवाईक्यू की इस सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं हम यूपीएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड, नाउ जियोग्राफी चल रही है। इसके बाद पॉलिटी इकोनॉमी होते हुए हम आगे की यात्रा तय करेंगे। आपने जो प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। आज हमें पढ़ना है समुद्र विज्ञान। चलते हैं समुद्र विज्ञान की ओर। नए हैं तो आप एक बार विजिट करिए चैनल पर, आपको बहुत कुछ आपके फ़ायदे का मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं आज के सेशन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सुमेध पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। सुमेध पाइपलाइन। कथन 2 कह रहा है सुमेध पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पहले तो ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन क्यों आया। अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि यह क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, जो वार हो रही है, जो टेंशन बनी हुई है, रसिया यूरोप को पाइपलाइन के थ्रू गैस भेजता है। ठीक है, मेन है जर्मनी, तो उधर की पाइपलाइन थी रसिया से जर्मनी जाने वाली, 2 पाइपलाइन थी, उनकी चर्चा बहुत थी। तो यूपीएससी ने क्या किया, उस पाइपलाइन के बारे में नहीं पूछा, जबकि सबने उन पाइपलाइन के बारे में पढ़ रखा था कि कौन चल रही है, कौन कब चलेगी, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में नहीं पूछा। यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, इधर एक पाइपलाइन दे दी, पूछ ली, जिसको कोई नहीं जानता होगा। यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले एक आध भले जानते हो, वरना सुमेध पाइपलाइन को कोई नहीं, रेयरली पढ़ता है। ठीक है, जब एग्जाम में आया तो एकदम से लगा। लेकिन क्यों आया, मैं क्यों पे इस बार फोकस कर रहा हूँ आज। क्यों आया, क्योंकि किसी और पाइपलाइन की बात हो रही थी। करंट में कुछ और था, पूछ कुछ और लिया गया। बाकी आप इससे क्या सीख सकते हैं ये आप जानते हैं। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है हमें, राइट कौन सा है। कथन 1, 2 दोनों सही हैं। कथन 2 1 की व्याख्या करता है। 1 और 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। पहले एक बार और पढ़ते हैं। सुमेध पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। इसीलिए सुमेध पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो ये दोनों कथन सही होंगे। क्यों सही होंगे ये भी अब देखो। ये ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने अभी बोला ना, लगभग कोई नहीं जानता होगा। लगभग मैं इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि एक आध होंगे जो कहीं पढ़ लिया होगा तो उन्हें पता होगा कि कभी कभार, वरना 99% लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो आंसर देखो क्या है। आंसर इतना आसान है कि दोनों सही, दोनों व्याख्या करते। मतलब क्वेश्चन अगर टफ बनाया, उसने ऐसा क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने कि किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, तो कई बार उसके दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। अभी हम 1-2 और जब करेंगे क्वेश्चन तो मैं वहाँ भी आपको बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन टफ था, इसका क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि कितना आसान इसके आंसर थे। ठीक है, व्याख्या इसकी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो नहीं आनी चाहिए इसका क्वेश्चन। तो वही है कि हाँ यूरोप को जोड़ती है, ठीक है, इसकी व्याख्या देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन फिर लाल सागर से पूछा गया। देखो 2 क्वेश्चन लाल सागर से पूछ लिए गए। एक सुमेध पाइपलाइन लाल सागर से भूमध्य सागर जाती है और दूसरी है। क्यों पूछे गए, क्योंकि इधर भी टेंशन थी। जो यमन में बैठे हूती हैं वो लाल सागर से निकलने वाले जो शिप हैं उनको टेंशन में डालते थे कई बार, इसीलिए अफ्रीका के नीचे से होकर शिप को ले जाया जाता था। आपने पढ़ा होगा जो भी पुराने हैं। तो वहाँ से लाल सागर पे फिर क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्या पूछा ये भी महत्वपूर्ण है। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, बहुत कम वर्षण होता है। तो आदमी सोच सकता है कि हाँ इधर भी इधर भी कॉन्टिनेंट है, उधर भी कॉन्टिनेंट है, तो पानी कहाँ से आएगा, वर्षण हो सकता है कम होता हो। ठीक है, लेकिन दूसरा देखो,
लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। मतलब किसी भी नदी का प्रवेश नहीं होता है क्या? लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता। ये वो क्वेश्चन था जिसका आंसर कोई नहीं दे पाया था। मतलब सब यही सोच रहे थे कि भाई ये आयोग पर ही छोड़ दो। तो इसका आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो अपना इधर लाल सागर है, मान लो ये, ठीक है। तो इधर तो अपना सहारा मरुस्थल टाइप है, तो उधर से कोई नदी आती नहीं है। इधर भी अरब पेनिनसुला है, तो इधर भी मरुस्थल है, तो इधर से भी नदी नहीं आती। तो जनरली ये क्वेश्चन सबने दोनों लगा के आए, क्योंकि दोनों सही मान लगते थे। मतलब एग्जाम में जब आप बैठे थे तो आपको सही लगते थे। लेकिन बात को ये डाउट था, क्या कोई भी नदी लाल सागर में नहीं गिर, हो सकता है कोई छोटी सी नदी गिरती हो, ठीक है, कोई भी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम है कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। तो कोई भी अगर छोटी सी नदी गिरती होगी तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो इसी चक्कर में लोग इस पर डाउट कर रहे थे कि ये पता नहीं क्या आंसर इसका दिया जाएगा। लेकिन दोनों सही दिए गए और दोनों अधिकतर लोगों ने सही ही करके आए होंगे, क्योंकि इधर भी अरब पेनिनसुला और इधर भी सहारा मरुस्थल है, ठीक है। तो आप ये देखते रहिए क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है जियोग्राफी के रिलेटेड वह सही डायरेक्शन में होती रहे। इसमें भी कुछ पढ़ने वाला उतना नहीं है। आगे चलते हैं 2022 के पहले क्वेश्चन पर। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। नंबर 2, उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र। मिस्र से मोरक्को, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के शृंग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था 2 साल पहले 5 मिनट का, के पास का क्षेत्र है। नंबर 4, भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र को लिवेंट बोलते हैं। तो ये भी अक्सर समाचार में सुनाई देने वाला का मतलब है करंट अफेयर्स। इधर लाल सागर पूछा गया था, ये भी करंट के ही उससे पूछा गया। सुमेध पाइपलाइन पूछी गई थी, ये भी करंट के उससे ही पूछी गई थी। करंट से स्टैटिक बहुत पूछा जाता है। इसके लिए आपको वैसा टीचर चाहिए जो करंट पढ़ाता हो, लेकिन वो आपको बताता रहे कि बेटा ये भी ध्यान रखना, स्टैटिक में इससे ये पूछा जा सकता है। मैंने एक वीडियो कराई है, आप उसको अगर देखेंगे और उसको कहेंगे कि हाँ सर कंटिन्यू रखिए, इसलिए तो मैं उसे कंटिन्यू कर दूंगा। एक डेमो के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है। तो इसका आंसर होगा ए। तो ये क्या है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। पूर्वी मतलब तुर्की, और फिर नीचे आप आ जाएंगे लेबनान, इजराइल, इस साइड का। तो आप देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, ये भूमध्य सागर थे, जान समझ लेते हैं। ये तुर्की होगा, ये लेबनान होगा, ये इजराइल होगा, ये मिस्र होगा। नीचे रेड सी है, तो रेड सी से क्वेश्चन इसमें पूछा गया 2024 में 2 बार, और इधर से पूछ दिया गया। यानी ये एरिया से क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। तो कितना इम्पोर्टेंट है एरिया। लिवेंट भूमध्य सागर का पूर्वी तट है, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबा, 150 किलोमीटर चौड़ा है। यह पश्चिम में भूमध्य सागर, पूर्व में अरबो सीरियाई रेगिस्तान के बीच फैला है, जो उत्तर में ओरोंटिस नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में इस्थमस ऑफ सुएज तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। नंबर 1, वैश्विक सागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। नंबर 2, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। नंबर 3, दुर्लभ मृदा खनिज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधिस्थल पर उपलब्ध हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो जो काफ़ी 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें पता ये करंट में था। क्यों था? क्योंकि भारत को हिंद महासागर में लाइसेंस प्राप्त था खुदाई करने का, लेकिन हमारे पास शायद वो इक्विपमेंट नहीं थे, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसका दोहन कर पाएँ, और समय बीतता जा रहा था।
शायद यही था। अब हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। बी वाला इसका आंसर सही है। 2 और 3 लाइसेंस प्राप्त है। ये तो मैंने अभी बताया आपको कि भारत को लाइसेंस प्राप्त था, लेकिन उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उसका नीचे से खनिजों का दोहन कर पाए। तीसरा भी सही है। दुर्लभ मृदा खनिज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्थल पर उपलब्ध है। कोई इसमें मतलब जिसको नहीं पढ़ा है वो भी जानता होगा कि इतना बड़ा समुद्र है, कहीं तो दुर्लभ मृदा खनिज थोड़ा बहुत तो मिलता ही होगा। ठीक है, तो पहला गलत है। पहला क्यों गलत है ये पढ़ लेते हैं। उसने कहा वैश्विक सागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। तो वैश्विक सागर आयोग 2013 से 16 के बीच समुद्री तंत्र के क्षरण को संबोधित करने, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने, इसकी उत्पादकता को बहाल करने में मदद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल थी। जबकि समुद्र संस्तरीय सीबेड खोज खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के पास है, ना कि वैश्विक सागर आयोग के पास। समझिए आप करंट पढ़े तो ये सब ध्यान रखें कि हाँ ये पीवाईक्यू, तभी मैं कहता हूँ पीवाईक्यू आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए जितनी बार मन हो। जब कुछ पढ़ने का मन नहीं प्लेलिस्ट चालू करो, पीवाईक्यू देखो, क्योंकि इससे हमें आप लिमिट की पता रहती है कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, क्या फोकस्ड एरिया है। तो मैंने तो पीवाईक्यू 25 बार कर रखे हैं इतने दिनों में। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल के अंतर्गत महासागरों में पाए जाने वाले निर्जीव संसाधनों के संबंध में अन्वेषण व दोहन आदि कार्यों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया। क्या करने के लिए? विनियमित करने के लिए। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय भी है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण पर फिर क्वेश्चन बनेगा, आपकी बार बनेगा, तो स्टेटमेंट क्या होगा उसमें कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट, विदित हो कि केंद्रीय भारतीय महासागरीय बेसिन के समुद्र तट में पॉलीमेटेलिक ग्रंथियों का पता लगाने संबंधी भारत के विशेषाधिकार को वर्ष 2017 में 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में दुर्लभ मृदा खनिज समुद्र अधोस्थल पर उपलब्ध होते हैं। दुर्लभ मृदा खनिज में प्रमुख धातु घटकों के रूप में एक या अधिक दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व अपने नाम के विपरीत पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनके प्रसंस्करण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है या गलत, इस पर भी आप लोग सर्किल लगाते रहिएगा, ये हैबिचुअल हो जाइए, वरना एग्जाम में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है और फिर 1 नंबर से अगर हम रह जाते हैं तो बहुत बुरा फील होता है। तो OMT मतलब ओशियन मीन टेम्परेचर, महासागर औसत तापमान को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। नंबर 2 क्या कह रहा है? OMT जो जनवरी से मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। पहले तो उसने समताप रेखा की बात की है, तो समताप रेखा के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, हमने पिछले वीडियोस में देखा है। तो समताप रेखा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स। समताप रेखा आपको अच्छे से 11th के एनसीईआरटी से करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा बी। केवल 2 सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है पहला? पढ़ लेते हैं। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार महासागर सतह तापमान महासागर की ऊपरी सतह के कुछ मिलीमीटर तक सीमित है। तेज हवाओं, वाष्पीकरण या घने बादलों से प्रभावित है। इसके विपरीत महासागर औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च के दौरान दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में 50 से 100 मीटर की गहराई में होती है। शोधकर्ताओं ने 1993 से 2017 तक 25 वर्षीय OMT डेटा का विश्लेषण किया।
पाया गया कि OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है वह SST से ज़्यादा प्रभावशाली है। OMT का आकलन यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। दूसरा सही है, लेकिन ये जो 129 मीटर था ये गलत है। 129 मीटर ना होकर कितना यहाँ लिखा है, 50 से 100 मीटर गहराई। ठीक है, आपने अगर जियोग्राफी की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं तो बताइए क्या वहाँ आपने OMT पढ़ा? कमेंट अवश्य करिएगा कि पढ़ा कि नहीं वहाँ पढ़ा। 2015 में चलते हैं। विषुवत प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर, या विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला का होना। तो इसका आंसर बी वाला सही होगा। दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण जब होता है तो विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की बात होती है वहां पर। प्रति विषुवतीय रेखाएं धारा विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। यह धारा किधर की ओर प्रवाहित होती है ये भी ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। स्पष्ट रूप से अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर में देखी जाती है। हिंद महासागर में प्रतिविद्युतीय धारा पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट आरंभ होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वास्तव में महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के विसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है, जिसे क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। आई रिपीट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। अगर आपके नोट्स में ये पॉइंट्स नहीं है आप इसे पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ नोट डाउन करना है? तो जहाँ पर आपने समुद्री विज्ञान पढ़ा, ओशियन पढ़ा, वहीं पर जहाँ पे आपने जलधाराएं पढ़ा, जहाँ पर आपने समताप रेखा पढ़ा, वहीं पर इसे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किनके कारण होता है? नंबर 1 सूर्य का गुरुत्वीय बल, नंबर 2 चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, नंबर 3 पृथ्वी का अपकेंद्री बल। तो इनमें से तो आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए। तीनों जब यूज होते हैं तब ज्वार भाटा बनता है। तीनों इसके कहीं ना कहीं कारण हैं। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। महासागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और पीछे हटने को भाटा कहते हैं। सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर लौटने को भाटा कहते हैं। ठीक है, सागरीय जल की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो चंद्रमा का आकर्षण, इसको अंतर पढ़ने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है, सूर्य का आकर्षण और पृथ्वी का अपकेंद्री बल। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे पॉज करिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां होती? प्रवाल भित्तियों पर भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार। किन में प्रवाल भित्तियां हैं? भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया। अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरवन, किसमें प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? ये इसका आंसर सही होगा 1, 2, 3। सुंदरवन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। क्यों? आगे पढ़ते हैं। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में सीमित हैं। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप ही है। लक्षद्वीप तो इसके ऊपर बसा ही है प्रवाल भित्तियों के ऊपर। शेष सभी तटीय प्रवाल भित्तियां हैं। सुंदरवन जो कि गंगा का डेल्टा है, वहाँ जल में अवसाद की मात्रा अधिक होने के कारण प्रवाल विकसित होने के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं है। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया प्रवाल भित्तियां
वहीं विकसित होती हैं जहां अवसाद अधिक ना हो। सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ना कि प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियों का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सागरी जीव मूंगा के अस्थि पंजरों के समेकन और संयोजन द्वारा होता है। कोरल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, कोरल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागर याद रखना है। प्रवाल के विकास की निम्नलिखित आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं? तापमान कैसा होना चाहिए? उच्च, 20 से 30 तापमान होना चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगा? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। सिंपल सी बात है। उसके ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। 200 से 250 फीट की गहराई भी चाहिए। इसके लिए सूर्य की प्राप्ति आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश अंदर तक जाना चाहिए, और आपने एनसीईआरटी में पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश कितने मीटर तक जाता है? अंदर 200 मीटर तक प्रकाशीय क्षेत्र होता है। स्वच्छ जल होना चाहिए, अवसाद मुक्त, अवसाद नहीं होने चाहिए। लवणता कैसी होनी चाहिए? तो 27 से 30 तक लवणता होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा और इससे कम ना हो। अंतःसागरीय चबूतरों की उपलब्धता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऊपर वाले 4 मेन हैं। 2013 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, ये तो बहुत आसान है, आपने पढ़ा भी होगा, इसका सी आंसर होगा, उष्ण और शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका, मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका के इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया मत्स्यन होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से एक ठंडी धारा आ रही होती है, उसे कहते हैं लेब्राडोर, और एक नीचे से जा रही होती है, उसे क्या बोलते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये नीचे से गर्म जाती है, ऊपर से ठंडी जाती है, तो यहाँ पे मिक्स हो जाती है, मज़ा आ जाता है मछलियों को। मछलियाँ कहते हैं वाह, मज़े ही मज़े। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली पालन अच्छे से होता है। तो वही लिखा है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। और इस क्षेत्र के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धाराएं मिलती हैं, आकर किस तट पर पाया जाता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। सागर में महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्लैंकटन ही मछलियों के मुख्य आहार हैं। जिन क्षेत्रों में गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन विकास के लिए आदर्श दशाएं हैं। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगली बार यही क्वेश्चन आने वाला है। डॉगर बैंक कहाँ है? उत्तरी सागर में, यूरोप में। उत्तरी सागर से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ग्रैंड बैंक कहाँ है? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक के न्यूफाउंडलैंड तट के समीप। अब बताओ आप, फाउंडलैंड कहाँ पर है? तीसरा है जॉर्ज बैंक, यानी नोवा स्कोशिया के समीप। आदि महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति है। एक मैंने बता दिया आपको, कनाडा और अमेरिका के पूर्व तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। नंबर 4, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? महासागरीय धाराएं चल रही हैं अपने आप, उनको कौन से कारक प्रभावित करेंगे? क्या पृथ्वी का आवर्तन प्रभावित करेगा? क्या वायुदाब और हवा प्रभावित करेगी? महासागरीय जल का घनत्व प्रभावित करेगा? पृथ्वी का परिक्रमण भी प्रभावित करेगा। कौन कौन से इसमें सही होगा? 1, 2, 3। पृथ्वी का परिक्रमण प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि वो तो लगातार हो ही रहा है, ठीक है। बाकी हवा कम हो सकती है, तेज हो सकती है, वायुदाब बढ़ घट सकता है, महासागरीय जल का घनत्व चेंज हो सकता है। चौथा नहीं होगा इसमें। यहाँ पर लिखा भी है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक, पृथ्वी का घूर्णन, विक्षेपक बल। दूसरा है बाह्य सागरीय कारक, यानी वायुमंडलीय दाब हो गया, वायु दिशा हो गई, वर्षा हो गई, वाष्पीकरण हो गया, पानी कम ज़्यादा हो गया, बस वर्षा हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा, वाष्पीकरण से कम पानी कम हो जाएगा, तो लवणता भी घट सकती है। महासागरों से संबंधित कारक, तो तापांतर, लवणता, घनत्व, बर्फ का पिघलना, दाब प्रवणता।
महासागरीय धाराओं में परिवर्तन से संबंधित अन्य कारक है तट की दिशा, मौसम में परिवर्तन, नितल की स्थलाकृति। इस प्रकार महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में प्रथम 3 कारक सही हैं, जबकि चौथा कारक गलत है, क्योंकि पृथ्वी के परिक्रमण का सागरीय धाराओं की उत्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए अब इसको रुक जाओ भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रादेशिक भूगोल। ये भी वर्ल्ड जियोग्राफी से ही रिलेटेड टॉपिक है। नंबर 1 क्वेश्चन, विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किनके मध्य होती है? तो ये आसान क्वेश्चन तो नहीं था, क्योंकि आपको सबकी चिली, अर्जेंटीना और बहुत मतलब नज़दीक के आंसर है, क्योंकि चिली इतना लंबा है, आप देखेंगे तो उसको आपको लगेगा कि हो सकता है सबसे ज़्यादा उससे सीमा साझा करती हो। चीन भारत है, उससे भी आप कह सकते हैं। कजाकिस्तान रशियन फेडरेशन भी कह सकते हैं। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा आप किसी ने दिमाग लगाया होगा तो उसने ए को सही करके आया होगा। क्यों? क्योंकि उसे इतना ध्यान आ जाएगा कि भाई कनाडा अमेरिका की जो लाइन है वो सीधी नहीं है। आप देखो सुपीरियर झील या और भी झील हैं, तो वो नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, मैं बना के दिखाते था, वो ऐसे जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऐसे 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 कई बार ऐसे ऐसे होती हैं रेखाएं। सीधी लाइनों तो कम डिस्टेंस होगी, लेकिन ये जो घूमती हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस होती है। उसके बाद आप जानते हैं अलास्का भी ऊपर है, उससे भी तो सीमा बनाता है। तो वो आदमी के दिमाग में अगर आ गया होगा कि भाई अलास्का भी ऊपर है, वहाँ भी सीमा कनाडा और अमेरिका के बीच ही है, तो वहाँ से क्वेश्चन सही कर लिया होगा उस व्यक्ति ने, वरना इसमें बहुत कन्फ्यूजन था। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर है। या तो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा वाले पूछो। चिली सबसे ज़्यादा लोगों ने लगाया होगा कि ऊपर से नीचे तक चिली है, ये चिली है, लो अर्जेंटीना चिली के बीच इतनी डिस्टेंस है, ठीक है। बाकी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, 8890 किलोमीटर। उसके बाद रूस कजाकिस्तान है, चिली अर्जेंटीना भी है, और भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। दूसरा कथन है हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है। कोई भी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता रहा होगा उसे पता होगा, हाँ ये दोनों चीज़ें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होती ही रहती हैं अगर देखा जाए। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो ये आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं तख्तापलट हो गया, कहीं किसी ने विद्रोह कर दिया, वो सब अफ्रीका महाद्वीप में चलता रहता है। ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं कि ये क्यों फेमस रहा है स्थान। जहाँ भी आपको समझना क्या है, जहाँ भी समस्याएं हो रही हैं वहाँ की आपको स्थिति पता होनी चाहिए। मैपिंग में कराने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो हर महीने की मैपिंग का पूरा एक शॉट लाकर रख दिया करूँगा, और उस मैपिंग में करंट के साथ साथ स्टैटिक भी होगा। व्याख्या देख लेते हैं। नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, माली, मॉरिटानिया, सेनेगल का साहेल क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता तथा जातीय तनाव का साक्षी रहा। नाइजर एक राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है, क्योंकि वहाँ की सेना ने सरकार का तख्तापलट वर्ष 2023 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को हटाकर वहाँ अपना नियंत्रण कर लिया। तो आप इस समय देखिएगा जहाँ भी ऐसी चीज़ें बन रही हैं वहाँ आप फोकस करिएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं? वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री जहाँ की यात्रा कर रहे हैं, एक उसमें से वह भी है जहाँ बहुत ज़्यादा कोको उत्पादन होता है। तो इसका आंसर सी होगा, कोटे डियाइवर और घाना। अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी घाना की यात्रा पर थे, ठीक है। तो फिर से चर्चा में आ गया घाना। तो अगर हाल फिलहाल में 1-2 एग्जाम होता तो पॉसिबिलिटी थी कि क्वेश्चन बन सकता है। कोटे डियाइवरी और घाना 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक देश हैं। ये स्टेटमेंट अगली बार भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको याद रखिए। जिनकी वैश्विक कोको उत्पादन में लगभग 60% की हिस्सेदारी है। इसके बाद 9% उत्पादन के लिए इक्वाडोर। इसके बाद किसका नाम आता है? इक्वाडोर का।
वर्ष 2022 में 2.2 मिलियन टन कोको उत्पादन के साथ कोटे दी आइवरी विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। इसकी कुल वैश्विक में 30% साझेदारी है। कैडबरी और नेस्ले जैसे जाने माने ब्रांड ज़्यादातर इसी देश से कोको प्राप्त करते हैं। तो ये भी आप कैडबरी जब खाएं, नेस्ले खाएं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह कहाँ से उठाते हैं माल अपना। घाना कोको का एक अन्य शीर्ष उत्पादक राज्य है, देश है, सॉरी, ठीक है। सर एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया कोको का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशिया में भी कोको होता है, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में पाम ऑयल भी बहुत होता है, हम वहाँ से मंगाते भी हैं, यानी हम मतलब भारत वहाँ से आयात भी करता है पाम ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया था कि उत्तरी समुद्र से क्वेश्चन आ चुका है। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। तो आपको पता है रूस तो बहुत दूर पड़ जाता है। आंसर हुआ बी, केवल 2। तो कौन से 2 हैं जो नहीं लगते? तो पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। उत्तरी समुद्र अटलांटिक महासागर के कई समुद्रों में से एक है। इंग्लिश चैनल के माध्यम से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह अटलांटिक का 13वां सबसे बड़ा समुद्र है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे? इस समुद्र के पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड दोनों आते हैं। जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं, ठीक है। फिनलैंड और रूस यहाँ नहीं होता है। फिनलैंड और रूस दूर पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा भी मैपिंग आपने की होगी तो आपको यहाँ पता होगा कि ये पूरा सा नॉर्थ सी है। तो फिनलैंड और रूस इधर पड़ जाते हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो आपको खनिज आ गया, खनिज। तो खनिज की एनसीईआरटी की लेक्चर मैंने लिया है, बाकी और भी खनिज पे क्वेश्चन आते हैं तो हम उस पर भी वीडियो लाएंगे अगर आप बने रहेंगे साथ में। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो DRC बोलते हैं। वहाँ कोबाल्ट का 3/4 लगभग, ठीक है। तो DRC वर्तमान में कोबाल्ट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, 70% हिस्सेदारी है इसकी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कांगो बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान या युगांडा? तो इसका आंसर होगा ए, कैमरून। कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? तो कैमरून जो है वो कांगो बेसिन का भाग है। कांगो बेसिन का मतलब कांगो इधर की ओर एक नदी बहती है, उसका बेसिन मतलब उसकी सहायक नदियों को मिलाकर जो बनता है उसे कांगो बेसिन बोलते हैं, ठीक है। अन्य देशों से भी जाता है, तो कैमरून से भी जाता है। आपको याद किन किन देशों से जाता है? कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, कांगो गणराज्य, भूमध्य गिनी और गेबॉन, इतनी जगह से जाता है। अगली बार कांगो की सहायक नदी आप पूछ सकता है वो। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करते हैं? क्यों आया? क्योंकि चर्चा में था, कोई दो राय नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान का आया था, क्यों? क्योंकि रातों रात अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गया था, तो उसके पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया। तो कौन कौन से इसमें से लगते हैं? तो रोमानिया लगता है, यस। लिथुआनिया लगता है, नहीं, लिथुआनिया नहीं लगता है। लाटविया लगता है, नहीं, लाटविया भी नहीं लगता है। हंगरी लगता है, यस, हंगरी लगता है। चेक रिपब्लिक लगता है, नहीं। बुल्गारिया लगता है, नहीं। तो इसमें से कितने आंसर होने चाहिए? केवल ये 2 आंसर होने चाहिए। कौन कौन से? रोमानिया और हंगरी। बुल्गारिया भी नहीं लगता है, ठीक है। तो हंगरी और रोमानिया यूक्रेन के साथ अपनी भूमि साझा करते हैं, हंगरी और रोमानिया। तो हंगरी और रोमानिया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उपयुक्त में से कौन तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य है? तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य, आई रिपीट,
तुर्की राज्यों के संगठन। इस बार नाटो पूछ दिया था, तो संगठन इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में जो चर्चा में रहेंगे वो मैं कराऊंगा मैपिंग, आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। 2 और 5 अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, ये दोनों तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। आप जानते हैं उसका एरिया जहाँ इन दोनों लोगों की जिसकी वजह से लड़ाई चलती रहती है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तुर्की राज्यों के संगठन तत्कालीन तुर्की भाषी राज्यों की सहयोग परिषद, जिसे तुर्की परिषद कहा जाता है, को वर्ष 2009 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। बाकी इसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की 4 देश हैं। पाकिस्तान को अगर दे दे तो नहीं लगाना हमें, क्योंकि अब की बार पाकिस्तान से जो हमारा टेंशन हुआ उसमें तुर्की ने उसकी मदद की, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि तुर्की संगठन में कौन है, उसमें पाकिस्तान दे सकता है, तो हमें लगेगा कि हाँ पाकिस्तान की मदद की थी यानी पाकिस्तान तो होगा, ठीक है। तो ऐसे घुमा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश दिए गए दूसरी तरफ हाल ही में समाचार में होने वाले महत्वपूर्ण कारण, मैंने बोला अफ्रीकी देश में समस्याएं होती रहती हैं, तो कौन से युग्म सही होंगे? हाँ, कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो इसके आंसर में सी 3 सही थे। गलत कौन सा था? चार्ट, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना, गिनी सेना द्वारा संविधान सरकार का निलंबन, लेबनान गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, ट्यूनीशिया राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। तो लेबनान जो था वहाँ पे गलत है, गंभीर और लंबे समय तक आर्थिक मंदी। तो गिनी में सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया, सरकार को भंग करने तथा संविधान को लंबित करने की घोषणा की गई गिनी में, ठीक है। लेबनान गंभीर और दीर्घकालीन आर्थिक मंदी, लेबनान एक आयात निर्यातक देश, आयात निर्भर देश है। बुरी तरह क्षतिग्रस्त पोर्ट फैसिलिटी लेबनान का सबसे बड़ा समुद्री प्रवेश द्वार है तथा यह आवश्यक वस्तुओं को महंगा कर देगा। देश में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेबनान पहले से ही स्थानीय मुद्रा के तेजी से अवमूल्यन और मुद्रास्फीति बंद होने के विषय, बेरोजगारी, गरीबी को बढ़ावा देने वाले अस्थिर विनिमय दर के साथ एक बड़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। इसने मार्च 2020 में यूरो बॉन्ड के भुगतान में भी चूक की थी। ट्यूनीशिया राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया और संसद भंग कर दी। यानी ट्यूनीशिया भी सही है, लेबनान भी सही है, ठीक है। लेबनान भी सही है, गिनी भी सही है, चार्ट जो था वो गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र देश, फिर से वही आ गया, कार्बो डेल्गाडो, कातालोनिया, अम्हारा, अनातोलिया, कौन कहाँ है? तो अनातोलिया तुर्की में है, ठीक है। समाचारों में अक्सर रहते हैं, तो आपको देखो कई क्वेश्चन आ गए हैं समाचारों में। तो मैपिंग जो करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्हारा इथोपिया में है, ठीक है। दूसरा है कार्बो डेल्गाडो, मोजाम्बिक में है, ना कि स्पेन में। कैटोलोनिया इटली में। 2025 का आपने देखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी पूछे गए हैं। 3-4 ऊपर नाम थे, ठीक है, कि कहाँ से संबंधित हैं, तो उसमें इटली वगैरह दिया था। तो सबको पता होगा कि इटली वगैरह तो नहीं होगा, जो ये लेबनान सीरिया का मामला चल रहा है वहीं के क्वेश्चन होंगे, इसलिए उसमें गलत थे सब, ठीक है। शायद सभी गलत थे उसमें केवल 2 विगुण सही हैं। तो ये कैटालोनिया भी इटली का नहीं, स्पेन का है। कहाँ? स्पेन का। कैटालोनिया स्पेन का है, तो केवल 2 सही हैं, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों सही हैं, ठीक है। अब हमने अफगानिस्तान का क्वेश्चन पूछा था कि अफगानिस्तान से कौन सीमा साझा करता है? क्यों? क्योंकि रातों रात अमेरिका यहाँ से निकल लिया था, और फिर वो जो पिक्चर्स आई थी एरोप्लेन पे खड़े होने वाली और सब, वो आपने देखी होगी, ठीक है। तो कौन कौन है जो शामिल हैं इसमें? अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो हमें पता है ताजिकिस्तान यस है, तुर्कमेनिस्तान यस है, उज्बेकिस्तान यस है। तो 3, 4, 5 किस में है? 3, 4, 5 सी में है, सी। अजरबैजान, किर्गिस्तान बहुत दूर है, ये सीमा साझा नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी फॉर्मेट में गिने जाते हैं, क्योंकि करंट में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। फिर से निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। नदी में जाकर मिलती है, कहाँ जाकर मिलती है?
तो वोल्गा कैस्पियन सागर में मिलती है, चौमेंजी हिंद महासागर में, टेम्स आयरिश सागर में, मेकॉन्ग अंडमान सागर में। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको पता है हिंद महासागर में जाम्बेंजी नदी आती है क्या? मेकॉन्ग अंडमान सागर में गिरती तो हमें पता होता है, मेकॉन्ग अंडमान सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होना चाहिए। कौन सा? 3 और 4, वोल्गा और जाम्बेंजी सही है। मेकॉन्ग अंडमान सागर में नहीं गिरती है, टेम्स आयरिश सागर में नहीं गिरती। टेम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकॉन्ग भी उधर बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो मेकॉन्ग नदी तिब्बत से प्रारंभ होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लोआस, कंबोडिया से होकर उधर दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। ठीक है, फिर ये ट्रांस बाउंड्री भी बनाती है। टेम्स नदी लंदन की गंगा कही जाती है और ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। वोल्गा नदी रूस की प्रमुख नदी है, वाल्दे पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। जाम्बेंजी नदी जाम्बिया से निकलती है। ठीक है, और अंगोला, नामिबिया, बोट्सवाना सब जगह ऐसे होकर हिंद महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ सागर है, दूसरी तरफ सागर से लगा हुआ देश है, तो क्या मोरक्को भूमध्य सागर से लगता है? यस। लाल सागर से सीरिया लगता है, सीरिया लाल सागर से लगता है क्या? सीरिया लगता है क्या? नहीं लगता है। काला सागर क्रोएशिया? नहीं, काला सागर तो बहुत चर्चा में रहा। तो 2 और 5, 2 5 2 आंसर, तो इसका आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में फिर से उल्लेखित वही शहर समाचारों में रहने वाले, तो करंट अफेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस सेगमेंट। तो कौन से सही सुमेलित हैं हम देख लेते हैं। बी यानी 1 और 4 सही सुमेलित हैं, 1 और 4। किरकुक और मोसूल ये गलत है। ओलेप्पे सीरिया में है, अलेप्पो, और मजार शरीफ अफगानिस्तान में। मजार शरीफ तो इम्पोर्टेंट भी होता है, अधिकतर लोगों को पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर वही चर्चा में रहे। देखो एक ही साल में दोनों क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसका आंसर आपका होगा सी, 1 और 3। कोटोलोनिया स्पेन, मिंडानाओ फिलीपींस। कैटालोनिया अभी देखो ऊपर पूछा भी गया था, कैटालोनिया ये देखो, कैटालोनिया 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 यहाँ देखो 2018 में कैटालोनिया कैटालोनिया कैटालोनिया। रिपीट, क्रीमिया हंगरी का नहीं है, आपको पता है, यूक्रेन का, रूस का चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा साझा करता है? कभी भूमध्य सागर, कभी उत्तर सागर, कभी काला सागर, कभी रेड सी पूछ लेता है। भूमध्य सागर जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। तो इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? सी वाला सही होना चाहिए, 3 और 4। लेबनान और सीरिया से साझा करता है, इराक तो बहुत दूर पड़ जाता है और जॉर्डन भी दूर ही होता है, सीमा साझा नहीं करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? भूमध्य सागर तक कौन सा फैला नहीं है? तो इसका बी जॉर्डन। सेम 2015 में क्वेश्चन, सेम 2017 में क्वेश्चन। यहाँ भी जॉर्डन पूछा भूमध्य सागर से, यहाँ भी जॉर्डन पूछा भूमध्य सागर से, रिपीट हो रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिर क्रम। दक्षिण से उत्तर जाने पर दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर, जकार्ता, हनोई, बैंकॉक। तो जकार्ता सबसे नीचे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, सी जीस, यस जकार्ता सबसे नीचे, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई। ये आसान क्वेश्चन है अगर आपने मैपिंग अच्छे से की है। नेक्स्ट, टर्की किनके मध्य स्थित है? टर्की 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 आसान क्वेश्चन है, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। अंटार्कटिक काउंसिल, सॉरी आर्कटिक काउंसिल, तो आर्कटिक से जो लगेंगे वही होंगे। डेनमार्क, क्योंकि इसका डेनमार्क का जो इधर वाला ग्रीनलैंड है वो लगता है, तो होना चाहिए रशियन होना चाहिए। यूके नहीं होना चाहिए,
अकॉर्डिंग टू मी यूके नहीं होना चाहिए, जापान भी नहीं होना चाहिए, यूएसए होना चाहिए। यूएसए का अलास्का वाला एरिया लगता है। आंसर देख ले कौन सा है। आंसर है हमारा आंसर 135 होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए, क्योंकि देख लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम हाल ही में समाचारों में रहा दारफुर, सबको पता होता है दारफुर कहाँ है। दारफुर सूडान में है। ठीक है, स्वात घाटी पाकिस्तान में है। चेचन्या चेचन्या रशियन फेडरेशन में, यानी केवल एक सही होना चाहिए। ठीक है, केवल एक, ये वाला सही होगा। ठीक है, चेचन्या रशियन फेडरेशन, दारफुर सूडान, स्वात घाटी पाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं 2013 में। निम्नलिखित युगों पर सही सुमेलित कौन सा है, यही बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित है। एबिसिनी पठार अरब में नहीं है, गलत है ये। सही पूछा है तो एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर 3 आते हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। 4 लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप कहेंगे तो टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है या उष्ण महासागरों धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में भी पड़ता है। तो अरब सागर क्या पड़ता है। कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका केवल एक सही है, दूसरा गलत होगा, क्योंकि ये महासागर धाराओं में नहीं पड़ता है। तो ये आज का वीडियो था, आज का लेक्चर था। कल हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ। ठीक है, 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए खेद है, कुछ समस्याएं आ गई थी। नाउ हम कंटिन्यू क्लास को करेंगे और रोज पढ़ते रहेंगे। सुबह एनसीईआरटी की क्लास आपको मिल जाएगी, और भी बहुत कुछ आने वाला है, आप बने रहेंगे। लाइक कमेंट कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।